सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग इकोनॉमिक्स में सेक्शन डी को शुरू करेंगे, जो कि झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ें रहेंगे। इससे पहले हम लोग सेक्शन ए को कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन सी हम लोग का ख़त्म हो चुका है और सेक्शन बी भी ख़त्म हो चुका है। सेक्शन बी में एक टॉपिक क्या है, आखिरी चैप्टर जो था वो था केंद्रीकृत योजना, जो कि हम लोग ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। वही सारा चीज़ फिर से यहाँ पे पढ़ना है, तो उसको दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। और एक चैप्टर रहता है जिसमें क्या था कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित जितने भी सरकार की योजनाएं हैं वो सभी योजनाओं को वहाँ पे पढ़ना था। तो इन दोनों चैप्टर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग का सेक्शन बी भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग का सेक्शन डी शुरू होगा, जो कि इकोनॉमिक्स का आखिरी पोर्शन होगा, और इसी के साथ इकोनॉमिक्स भी ख़त्म हो जाएगा। और इन चारों सेक्शन से आपको एक एक क्वेश्चन बनाना रहेगा, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन, लेंथी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सेक्शन ए से एक क्वेश्चन, सेक्शन बी से एक क्वेश्चन, सेक्शन सी से एक क्वेश्चन और एक सेक्शन डी से, जो कि 40 मार्क्स करके प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन डी, जो कि झारखंड से रिलेटेड रहने वाला है। तो हम लोग का पहला चैप्टर है झारखंड की जनगणना। तो इसमें क्वेश्चन है हम लोग का, जनगणना 2001 तथा 2011 के आंकड़ों के संदर्भ में झारखंड की जनांकीय लक्षणों की व्याख्या करें। तो चूँकि अभी तक झारखंड में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ है, तो हम लोग को मुख्य रूप से 2001 और 2011 की जनगणना के आधार पर ही सारी चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। तो 2001 और 2011 के जो भी डाटा है उसके संदर्भ में झारखंड की जनांकीय लक्षण। तो जनांकीय लक्षण क्या हो गया, जिसके हम जनसंख्या लाभांश के बारे में पढ़े थे वहाँ पे सेक्शन ए में। अब यहाँ पे जनांकीय लक्षण है, तो जनांकीय लक्षण में मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, श्रम बल की संरचना या फिर ग्रामीण नगरीय संरचना, तो ये सभी चीज़ों को जनांकीय लक्षण में मूल रूप से शामिल किया जाता है। किसी भी राज्य की जनसंख्या उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। वास्तव में किसी राज्य को विकसित राज्य का दर्जा जनसंख्या का उपयुक्त आकार और श्रेष्ठ गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर ही दिया जाता है। यानी कि जनांकीय लक्षण जिसमें कि जनसंख्या वृद्धि हो गया, लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, श्रम बल की संरचना हो गया, तो इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है, जो कि किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी पूंजी के रूप में होता है। क्योंकि अगर आप जनसंख्या को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेंड करेंगे, उनमें गुणात्मक वृद्धि करेंगे, उनको स्किल्स सिखाएंगे, तो आने वाले टाइम पे वही जनसंख्या उस राज्य के विकसित होने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। अब झारखंड में जनांकीय लक्षणों को जनगणना 2001 तथा 2011 के आंकड़ों के संदर्भ में नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से देखा जा सकता है। तो जनांकीय लक्षण तथा सिंपल से हम लोग को ये सारा पॉइंट डील करना है, जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, श्रम बल की संरचना और ग्रामीण नगरीय संरचना। तो ये सारा चीज़ हम लोग को इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो पहला है जनसंख्या वृद्धि। तो जब किसी जनसंख्या में मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर अधिक हो तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो यही है, वृद्धि कब होगा, जब मृत्यु दर कम होगा और जन्म दर अधिक होगा। तो वैसी स्थिति में जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, चूँकि प्रारंभिक अवस्था में उतना सुविधा नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि भी काफ़ी अधिक होता है और जनसंख्या मृत्यु दर भी काफ़ी तेज़ी से होता है। तो वो संतुलन की स्थिति में रहता है। लेकिन समय के साथ साथ नई नई तकनीक आने की वजह से या फिर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने की वजह से जनसंख्या मृत्यु दर की जो होती है ज़्यादा, वो कम हो जाता है, जबकि जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाता है। तो सिंपल से जनसंख्या वृद्धि कब होगा, जब जनसंख्या की मृत्यु की तुलना में जनसंख्या में जन्म दर जो होगा वो अधिक होगा। तो वही स्थिति जनसंख्या में वृद्धि लाएगी। झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 3,29,88,134 है, जो भारत की कुल आबादी का 2.72% है। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि कितना परसेंट है, तो पूरे भारत का 2.72% आबादी झारखंड में निवास करता है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की कुल जनसंख्या में झारखंड को 14वां स्थान है। तो ये भी ध्यान रखना है कि भारत का जितना जनसंख्या है 3,29,88,134, ये इतना लेंथी आपको याद नहीं रखना है। टोटल 3,29,00,000 के अप्रॉक्स आपको याद रखना है। परसेंटेज पूछा जाए तो 2.72% है, जो कि भारत की कुल आबादी का है। रैंक अगर पूछा जाए जनसंख्या के मामले में तो झारखंड का 14वां रैंक हो जाता है। वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 2,59,45,829 था और 2001 की तुलना में 2011 में झारखंड में हुई जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है। यानी कि जहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या 2001 की जनगणना के आधार पर था, वहीं पे 2011 की जनगणना के अनुसार
30 लाख के आसपास पहुंच गया था। यानी कि सिंपल सा कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल रहा है। अब जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण है उसको देखते हैं। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के गठन के पश्चात बाह्य लोगों का आगमन होने लगा। झारखंड में आर्थिक क्रियाकलाप के अपार अवसर जो जनसंख्या में अंतःप्रवाह में सहायक हैं। तो चूँकि झारखंड में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे उद्योग भी लगे हुए होते हैं जो कि रोजगार के क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। परिणाम क्या होता है कि बाहरी राज्य से भी लोग झारखंड की ओर आगमन करना शुरू कर देते हैं। फिर झारखंड में औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, खनन क्रियाकलाप आदि के कारण जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन मिला। शिक्षा के कारण जन्म नियंत्रण के उपाय को नहीं अपनाया जाना, विशेषकर सुदूरवर्ती क्षेत्र में। शिक्षा की कमी के कारण जन्म नियंत्रण के उपाय को नहीं अपनाया, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन उतना अच्छा से डेवलप नहीं हो पाया कि लोगों को बच्चे की जन्म संबंधी शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। और परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि निरंतर होती रही। छोटे परिवारों के महत्व के प्रति जागरूकता का अभाव देखने को मिला। फिर सुदूरवर्ती क्षेत्र में जनसंख्या नियंत्रण की सुविधा और स्वास्थ्य कर्मियों का अभाव का होना। तो ये सारे प्रमुख वजह रहे जिसकी वजह से 2011 में झारखंड में 2001 की तुलना में जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिला। फिर 2001-2011 की अवधि में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कोडरमा में जो कि 43.42% रहा, जो राज्य की औसत से लगभग 2 गुना है। कोडरमा के बाद सबसे अधिक वृद्धि दर क्रमशः चतरा 31.77% रहा, पाकुड़ 28 से 30%, देवघर 28.03% जिससे जिलों में रहा। तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला याद रखना है कि कोडरमा जो है ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। इसके बाद चतरा हो गया। अगर परसेंटेज आपको याद नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा। तो कोडरमा हो गया, उसका चतरा, फिर पाकुड़ हो गया और देवघर हो गया। और आप इन सारी चीज़ों को झारखंड का मैप बना के भी वहाँ पे दिखा दीजिएगा मार्क करके, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे जिलों में रहा 2001 से 2011 की अवधि में सबसे कम वृद्धि दर जिला धनबाद। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा हो गया, जबकि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अपना धनबाद हो गया। फिर पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, ये सब हो गया। तो धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, जबकि आपका सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हो गया कोडरमा हो गया, चतरा हो गया, पाकुड़ हो गया और देवघर हो गया। तो इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि ये हो गया हम लोग का कोडरमा हो गया जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला रहा। इसके बाद हम लोग का चतरा हो गया, चतरा के बाद हम लोग का पाकुड़ हो गया और फिर देवघर हो गया। तो ये सभी जिले क्रमशः जनसंख्या वृद्धि में सर्वाधिक आगे रहे, जबकि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला में धनबाद हो गया हम लोग का, इसके बाद पूर्वी सिंहभूम हो गया और बोकारो हो गया। तो ये सभी जिले क्रमशः सर्वाधिक कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले रहे। अब है इन जिलों में शिक्षा का विकास, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, विकास की प्रक्रिया जैसे कारक वृद्धि दर में कमी के लिए उत्तरदायी है। तो चूँकि धनबाद वाला क्षेत्र हो गया या फिर बोकारो वाला क्षेत्र, यहाँ पे कोयला वाला चीज़ काफ़ी ज़्यादा चलता है, या फिर यहाँ पे औद्योगिकीकरण भी हो रहा है, शहरीकरण भी हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि कम देखने को मिली। अब दूसरा आता है लिंगानुपात। तो किसी राष्ट्र की जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के बीच के अनुपात को लिंगानुपात की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्द में प्रति 1000 पुरुष की आबादी पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि अगर ऐसा लिखा जाए कि 900/1000, यानी कि 1000 पुरुष है तो उस जगह पर 900 महिलाएं हैं, यानी कि प्रति 1000 पुरुष की आबादी पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पर लिंगानुपात की बात करना है। तो 2001 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 941 था, जो कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात बढ़कर 947 हो गया। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस के एग्जाम में MCQ में भी पूछ सकता है। तो 2011 में 947 है लिंगानुपात, जबकि 2001 में 941 है। मतलब क्या था कि 2001 में अगर 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुष में 941 महिलाएं थी। वहीं 2011 में क्या हो गया, 1000 पुरुष है तो 1000 पुरुष में 947 महिलाएं हैं, जो कि 2001 की तुलना में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। फिर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 961 तथा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 910 है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे शिक्षा का कमी होता है, डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता, वहाँ पे लिंगानुपात की स्थिति काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे 1000 पुरुष में 961 महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में 1000 पुरुष पे
मात्र 910 महिलाएं या फिर लड़कियां हैं। यानी शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा लिंगानुपात का अनुपात बहुत कम है। अतः शहरी क्षेत्र में लिंग भेदभाव ज़्यादा है। तो इससे यही चीज़ समझ में आता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 961 है, शहरी क्षेत्र में अगर लिंगानुपात 910 है, तो जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात की स्थिति काफ़ी अच्छी है। यानी कि शहरी क्षेत्र में लड़का और लड़की को लेकर यानी कि लिंग भेदभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। झारखंड में लिंगानुपात महिलाओं के संदर्भ में प्रतिकूल मालूम पड़ता है। यानी कि महिलाओं के मामले में या फिर लड़की के मामले में झारखंड का माहौल ठीक है। बालिका शिशु मृत्यु दर को उच्च होना, बालिका शिशु की उपेक्षा होना, गर्भवती महिलाओं का उच्च मृत्यु दर होना, प्रतिकूल मतलब हो गया, उल्टा हो गया। यानी कि जो झारखंड में लिंगानुपात देख रहे क्या, ग्रामीण क्षेत्र में 961, शहरी क्षेत्र में 910, या फिर अगर ऑल ओवर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 947 है लिंगानुपात। यानी कि 1000 पुरुष में 947 है। कायदे से पुरुष और स्त्री की संख्या बराबर होनी चाहिए थी। यानी कि सिंपल सा क्या है, यहाँ पे महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्थिति मालूम पड़ता है। अब भाई इसके पीछे की वजह भी क्या हो सकती है, तो बालिका शिशु मृत्यु दर का ऊंचा होना, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी हो सकता है इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ हो। बालिका शिशु की उपेक्षा होना, अगर लड़की पैदा हो रही है तो उसको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं का उच्च मृत्यु दर होना, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव पाया जाना तथा अशिक्षा आदि के कारण झारखंड में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से लिंगानुपात जो होता है वो झारखंड में महिलाओं के प्रतिकूल हो गया है। अब 2011 की जनगणना में सबसे अधिक लिंगानुपात के जिले पश्चिम सिंहभूम, जहाँ पर 1005, मतलब क्या हो गया कि 1000 अगर पुरुष है तो पश्चिम सिंहभूम में 1005 लड़कियां हैं या फिर महिलाएं हैं। यानी कि 1000 पुरुष में 1005 लड़की या फिर महिलाएं जो कि सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम में है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद सिमडेगा आ जाता है, फिर खूंटी आ गया, फिर गुमला आ गया। तो ये सभी ज़िले सबसे अधिक लिंगानुपात वाले ज़िले के रूप में कंसिडर किए गए। कंसिडर नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला देखा जाए तो धनबाद आ जाएगा, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर भी देखने को मिला था। फिर रामगढ़ हो जाएगा और उसके बाद देवघर हो जाएगा। और उपरोक्त आंकड़ों से ऐसा निष्कर्ष निकल सकता है कि झारखंड में जनजातीय जनसंख्या बहुल्य जिले में लिंगानुपात महिलाओं के अनुकूल है। तो ये देखिए, ये है हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ पे लिंगानुपात जो हो गया सर्वाधिक है। कितना है, तो ये 1005 है। जबकि यहीं पे जो हम लोग का पूर्वी सिंहभूम था, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर धनबाद के बाद सबसे कम था। तो पश्चिमी सिंहभूम जहाँ पे लिंगानुपात सबसे अधिक है। इसके बाद हम लोग का आ जाता है सिमडेगा, ये रहा, फिर खूंटी और फिर गुमला। तो इन जगहों में लिंगानुपात जो है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट की तुलना में झारखंड में काफ़ी अच्छा है। जबकि सर्वाधिक कम लिंगानुपात हम लोग का धनबाद में देखने को मिलता है। ये रहा सर्वाधिक कम लिंगानुपात, ये है हम लोग का 909। यानी कि 1000 पुरुष है तो 909 महिलाएं हैं। जबकि पश्चिम सिंहभूम में 1000 पुरुष है तो वहाँ पे 1000 महिलाएं हैं। अब झारखंड का जनसंख्या घनत्व, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व की संख्या दी जाती है। झारखंड में जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था, तो 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 404 व्यक्ति निवास करते थे। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जबकि राष्ट्र औसत कितना है, 382। यानी कि सिंपल सा है, राष्ट्र औसत कितना, 382। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर पर 382 व्यक्ति निवास करते हैं, ऐसा राष्ट्रीय औसत है। और झारखंड में कितना हो गया, ये 414 हो गया। यानी कि सिंपल सा राष्ट्र औसत से झारखंड में जनसंख्या घनत्व काफ़ी ज़्यादा है। झारखंड में जनसंख्या घनत्व का राष्ट्रीय औसत से अधिक होने का मुख्य कारण संसाधनों की प्रचुरता, खनन क्रियाकलाप, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, रोजगार के अवसर आदि है। तो चूँकि झारखंड आपका खनन वाला क्षेत्र आ जाता है, यहाँ पे बहुत सारे औद्योगिकीकरण हो रहे हैं, शहरीकरण हो रहे हैं, जिससे रोजगार के क्षेत्र भी उत्पन्न होते हैं। तो बहुत सारे अन्य स्टेट से भी लोग आकर झारखंड में रहना शुरू कर देते हैं। प्लस झारखंड में एजुकेशन की कमी हो, जिसकी वजह से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। परिणाम क्या हो गया कि झारखंड में जनसंख्या घनत्व राष्ट्र औसत से भी अधिक हो गया। फिर 2011 की जनगणना में झारखंड में जनसंख्या घनत्व 414 है, जबकि 2001 की जनगणना में यह 338 था। तो ये ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनसंख्या घनत्व 414 हो गया, जो कि 2001 की जनगणना के अनुसार 338 था, जो कि राष्ट्र औसत से कम था।
अर्थात झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात जनसंख्या घनत्व में काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि हम लोग देखे कि जनसंख्या में भी वृद्धि देखने को मिला था। अब झारखंड की तुलना में देश के 13 राज्यों और यूटी का जनसंख्या घनत्व अधिक है, जबकि कुछ राज्यों का जनसंख्या घनत्व झारखंड से कम है। जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि दर, प्रवसन और भूमि उपयोग पैटर्न पर निर्भर करता है। 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद, इसके बाद क्रमशः बोकारो, फिर पश्चिमी सिंहभूम और फिर देवघर आता है। यानी कि धनबाद क्या किस में आ गया? सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले में धनबाद आ गया, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले में धनबाद आ गया, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले में धनबाद आ गया। यानी कि धनबाद में एक किलोमीटर के एरिया में, 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाया जाता है। तो ये सारे प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो धनबाद क्या हो गया हम लोग का? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो गया। इसके बाद हम लोग का बोकारो आ जाता है, फिर पश्चिमी सिंहभूम आ जाता है और उसके बाद देवघर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले में सिमडेगा आएगा, ये ध्यान रखना। फिर लातेहार, गुमला, खूंटी, ये सारे चीज़ आएंगे। तो इन जिलों में जनघनत्व का अत्यंत कम होने के कारण यह है कि जनजातीय जनसंख्या बाहुल्य जिले हैं और पहाड़ तथा जंगल में आच्छादित हैं तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, इसीलिए इन सभी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस में हो गया? धनबाद में हो गया। इसके बाद हम लोग का बोकारो आ जाएगा, फिर पश्चिम सिंहभूम आ जाएगा। तो धनबाद का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? ये 1316 हो गया। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में धनबाद में 1316 व्यक्ति निवास करते हैं, जो कि राष्ट्र औसत से काफ़ी ज़्यादा है। राष्ट्र औसत कितना? 382 है, जबकि धनबाद में अकेले कितना हो गया? 1316 हो गया। यानी कि धनबाद में बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद हम लोग का बोकारो आ गया, फिर पश्चिम सिंहभूम और उसके बाद देवघर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले में आ जाएंगे हम लोग के सिमडेगा आ जाएगा, लातेहार आ जाएगा, खूंटी आ जाएगा, ये सभी जिले आएंगे। अब आगे है कार्यबल की संरचना। तो कार्यबल का आशय क्या हो गया? जो कि 15 से 59 वर्ष के वैसे व्यक्ति हैं जो कि कार्य में संलग्न है और यही क्या करते हैं? कार्यबल की श्रेणी में आते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो कि 15 से 59 वर्ष की आयु में है और जो कि कार्य में संलग्न है, तो वही कार्यबल की संरचना बनाते हैं। ऐसे कामगारों की 3 श्रेणियाँ हैं। एक तो मुख्य कामगार, सीमांत कामगार और एक गैर कामगार। तो मुख्य कामगार वे हैं जो कि साल में 183 दिन यानी कि लगभग 6 महीने या फिर उससे अधिक समय तक कोई भी आर्थिक उत्पाद क्रियाकलाप में संलग्न है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मुख्य कामगार बोलेंगे। यानी कि 365 दिन में 183 दिन अगर उसको रोजगार मिल रहा है तो फिर वह मुख्य कामगार की श्रेणी में आएगा। जबकि सीमांत कामगार जो होगा वो उनको 365 दिन यानी कि एक साल में 183 दिन से कम काम मिलेगा तो फिर वह सीमांत कामगार में आएगा। और यही मुख्य और सीमांत के जो श्रमिक हैं उनके कुल योग को ही हम लोग कार्यबल की संज्ञा देते हैं। तो क्या हो गया? कार्यबल की संरचना में मुख्य रूप से 15 से 59 वर्ष के जो कार्यशील लोग हैं उनको शामिल किया जाता है। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया: मुख्य कामगार, सीमांत कामगार और गैर कामगार। तो मुख्य कामगार में वैसे व्यक्ति आ जाएंगे जिनको साल में 183 दिन से अधिक रोजगार मिलता है। और सीमांत कामगार में कौन से व्यक्ति आ जाएंगे? तो वे सभी व्यक्ति जिनको साल में 183 दिन से कम रोजगार मिलते हैं। और यही दोनों यानी कि मुख्य कामगार और सीमांत कामगार मिलकर ही कार्यबल की संरचना करते हैं। अब कार्यबल सहभागिता अनुपात कुल जनसंख्या के कुल कार्यबल का अनुपात होता है। झारखंड में विभिन्न क्षेत्रों में कामगारों के अनुपात में अंतर पाया जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार मुख्य और सीमांत कामगार को पुनः निम्नलिखित 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि अब मुख्य कामगार जिनको 183 दिन से अधिक काम मिलता है एक साल में, और सीमांत कामगार जिनको 183 दिन से कम काम मिलता है, वे आ जाएंगे हम लोग के सीमांत कामगार। तो इनको भी अब चार कैटेगरी में बांट दिया गया। एक तो खेतीहर, दूसरा कृषि श्रमिक, तीसरा घरेलू उद्योग में संलग्न कामगार और चौथा अन्य कामगार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 2001 की कुल जनसंख्या में कामगारों का अनुपात जो था वो 37.64% था और यही राष्ट्र औसत कितना है? 39.1% था, जो कि राष्ट्र औसत से यानी कि झारखंड का अगर कामगार का अनुपात देखा जाए तो राष्ट्र औसत से कम आ रहा है। लेकिन 2011 की जनगणना में यह बढ़कर कितना हो गया? 39.71% हो गया। यानी कि जो राष्ट्र औसत था उससे थोड़ा सा बढ़ गया, जो कि लगभग राष्ट्र औसत के बराबर है। यानी कि 2001 में राष्ट्र औसत से कम कामगार की संख्या थी यहाँ पे, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार कामगारों का अनुपात जो था वो राष्ट्र औसत से थोड़ा सा बढ़ गया था। अब 2001 की जनगणना के आधार पर कार्य भागीदारी दर क्या है?
तो 2001 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में कार्य भागीदारी दर 37.5% था, यानी कि कुल जितना जनसंख्या है उसमें 37.5% आबादी जो वो कार्य कर रहे हैं। जिले के अंतर्गत अगर देखा जाए तो गुमला में सर्वाधिक 48.9% कार्य भागीदार है। तो ये याद रखना है कि सर्वाधिक कार्य भागीदारी दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो गुमला हो जाएगा 2001 की जनगणना के अनुसार। फिर क्या है कि पुरुष कार्य भागीदारी दर कितना है, तो 48% है। और पुरुष कार्य भागीदारी में दुमका में दर सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम प्रतिशत धनबाद जिले में दर्ज की गई है। अब है स्त्री कार्य भागीदारी दर। तो झारखंड में स्त्री कार्य भागीदारी दर 2001 में 26.4% था। जिले के अंतर्गत बात किया जाए तो गुमला जिले में सर्वाधिक, यानी कि संपूर्ण स्त्री कर्मियों का सर्वाधिक प्रतिशत 44.9 है। यानी गुमला जो 2001 के अनुसार सर्वाधिक कार्य भागीदारी दर वाला जिला है, चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो। जबकि स्त्री कर्मियों का सबसे कम प्रतिशत धनबाद जिले में 9.5% दर्ज किया गया। यानी कि धनबाद जहाँ पे इतना तीव्र गति से औद्योगिकीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ की महिलाएं इतना कार्य नहीं करती है, और इसका परिणाम ये था कि 2001 में सर्वाधिक कम कार्य भागीदारी दर वाला जिला धनबाद रहा। अब झारखंड में ग्रामीण नगरीय संगठन। तो ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य उन क्षेत्रों से जहाँ बहुसंख्यक आबादी कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में संलग्न पाया जाता है। यानी कि वैसी जगह जहाँ पर मुख्य रूप से अधिकतम आबादी, बहुसंख्यक आबादी कृषि क्षेत्र या फिर उससे संबंधित क्षेत्र में संलग्न है, तो फिर उसी क्षेत्र को हम लोग ग्रामीण क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्र का आशय उन क्षेत्र से जहाँ बहुसंख्यक आबादी गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न रहे हैं। यानी कि वैसी जगह जहाँ पर मुख्य रूप से लोग कृषि कार्य नहीं करते, इसके अलावा अन्य कार्यों में लगे हुए होते हैं, तो फिर उनको हम लोग नगरीय क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। तो अब है कि 2011 की जनगणना में झारखंड में ग्रामीण आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 75.95% था। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 76% आबादी जो था वो ग्रामीण आबादी था। 2001 में यह 77.75% था। यानी कि 2001 में 77.75% था, जो कि 2011 में थोड़ा सा कमी देखने को मिला है। यानी कि ग्रामीण आबादी में थोड़ा सा कमी हुआ है। अर्थात 2001 की तुलना में 2011 में ग्रामीण जनसंख्या में कोई खास कमी नहीं आई है। 2011 की जनगणना में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा था, तो गोड्डा हो गया हम लोग का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला। यहाँ पे लगभग 95% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते थे। इसके बाद गढ़वा आ जाएगा हम लोग का, फिर चतरा आ जाएगा, और इसके बाद गुमला आ जाएगा, फिर दुमका आएगा। जबकि सबसे कम ग्रामीण आबादी के अनुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा। तो धनबाद क्या हो गया, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, और सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वाला जिला धनबाद हो गया हम लोग को। फिर धनबाद के बाद पूर्वी सिंहभूम आ गया, बोकारो आ गया, और रामगढ़ आ गया, फिर रांची आ गया। और इन जिलों में विकास की गति तीव्र होने के कारण ग्रामीण आबादी के अनुपात में लगातार गिरावट आई है। यानी कि इन जगहों पर बहुत ज़्यादा औद्योगिकीकरण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति आकर मुख्य रूप से शहर में ही रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण आबादी की संख्या में दिन ब दिन गिरावट देखने को मिल रही है। अब शहरी क्षेत्र को दो वर्ग में विभाजित किया जाता है, एक तो वैधानिक शहर और दूसरा जनगणना शहर। तो वैधानिक शहर के अंतर्गत वैसे नगर आते हैं जो कि नगर पालिका, नगर निगम या फिर छावनी बोर्ड आदि के अधीन आते हैं। और जनगणना शहर से तात्पर्य क्या हो गया, ऐसे क्षेत्र जिनकी आबादी 5000 हो, कार्यशील जनसंख्या 75% भाग और गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। मतलब क्या हो गया कि वैधानिक शहर में मुख्य रूप से नगर पालिका आ गया, नगर निगम आ गया, छावनी बोर्ड ये सब आ गया। जबकि जनगणना शहर में मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्र आते हैं जिनकी आबादी 5000 हो, कार्यशील जनसंख्या का 75% भाग जो होगा वो गैर कृषि कार्य में संलग्न होगा। न्यूनतम जनघनत्व कितना होगा, तो 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर होगा। 2001 के अनुसार झारखंड में शहरी आबादी का अनुपात 24.5% है। और 2001 से 11 के दौरान शहरी जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 32.36% रहा, जो यह दर्शाता है कि आने वाले दशकों में झारखंड में शहरी जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। तो ये था हम लोग का झारखंड में ग्रामीण नगरीय संगठन। तो इसी के साथ हम लोग का जो ये क्वेश्चन था कि 2001 और 2011 के आंकड़े के अनुसार जनांकीय लक्षण। तो जनांकीय लक्षण में क्या आ गया, जनसंख्या वृद्धि हो गया, लिंगानुपात हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया, साक्षरता दर हो गया, और श्रम बल की संरचना, साथ ही साथ ग्रामीण नगरीय संरचना। इन सभी चीज़ों को हम लोग को करना था, जो कि हम लोग एक एक करके कंप्लीट कर चुके हैं।
एक टॉपिक यहाँ पे छूट गया है, झारखंड की साक्षरता, ये वाला पॉइंट छूट गया, इसको कर लेते हैं। तो जनगणना 2001 में उल्लेखित परिभाषा के अनुसार 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी भाषा में पढ़ने एवं लिखने की योग्यता रखता हो साक्षर कहा जाएगा। यानी कि 2001 में जो साक्षर व्यक्ति की डेफिनेशन दिया गया था उसमें क्या था कि 7 वर्ष या फिर इससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ने या फिर लिखने की योग्यता रखता है तो वह साक्षर कहलाएगा। अगर 2011 के आंकड़े को देखा जाए तो झारखंड राज्य में साक्षरता दर 66.41% है। प्रीलिम्स के लिए आपको तो ये याद ही रखना होगा कि झारखंड में साक्षरता दर 66.41% 2011 की जनगणना के अनुसार है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर से इसकी तुलना की जाए तो अभी हम काफ़ी पीछे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 2011 में 74.04% था। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर 74.04% है, जबकि झारखंड में 66.41% साक्षरता दर है। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी पीछे हैं। यानी 2011 में देश की साक्षरता दर से झारखंड की साक्षरता दर लगभग 8% कम। या दूसरी ओर यदि 2001 की जनगणना आंकड़ों से 2011 के आंकड़ों की तुलना करें तो इस संदर्भ में झारखंड में प्रगति की है, परंतु अभी भी अपेक्षित लक्ष्य से दूर है। तो 2001 में जो साक्षरता दर था उसके तुलना में झारखंड में 2011 में साक्षरता दर में तो वृद्धि हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जो राष्ट्र स्तर का साक्षरता दर है जो कि 74.4% है उससे हम लोग काफ़ी पीछे हैं। तो चूँकि 2001 में साक्षरता दर झारखंड में 54.13% था और 2011 में झारखंड में साक्षरता दर 66%, यानी कि जायज़ सी बात है कि साक्षरता दर में वृद्धि हुआ है, फिर भी राष्ट्र औसत से कम है। यानी 2001 से 2011 तक राज्य की साक्षरता दर में लगभग 11% की वृद्धि हुई है। पुरुष साक्षरता दर में 1.42% की वृद्धि हुई है, वहीं महिला साक्षरता दर में 1.2% की वृद्धि हुई है। महिला साक्षरता को प्रोत्साहन देने के हेतु राज्य सरकार ने बालिकाओं के नामांकन पर विशेष बल दिया है। झारखंड में साक्षरता की दृष्टि से लिंग भेदभाव ऊंचा है। ग्रामीण क्षेत्र में 1/3 पुरुष और 2/3 महिलाएं पढ़ या फिर लिख नहीं सकती है। जब झारखंड में निम्न साक्षरता दर एवं अशिक्षा के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? तो शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता का अभाव है झारखंड में। निर्धनता और बच्चों का आर्थिक परिसंपत्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। शिक्षा की आधारभूत संरचना का अभाव है, स्कूल नहीं है। शिक्षा का पाठ्यक्रम संस्कृति एवं पर्यावरण के अनुकूल नहीं होना, यानी कि जो हम लोग कायदे से पढ़ते हैं उसका कोई प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है। फिर शिक्षा को रोजगार परक नहीं होना, कि पढ़ के हम लोग खुद से रोजगार नहीं पा सकते हैं। और शिक्षकों की अनुपस्थिति, और मुख्य रूप से जो भी शिक्षक होते हैं उनकी अनुपस्थिति होती है, या फिर वे अगर प्रेजेंट भी होते हैं तो वे बच्चों को सही ढंग से पढ़ाते नहीं हैं। तो यही सारे कुछ समस्या जिसकी वजह से झारखंड में साक्षरता दर में कमी देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हम लोग का पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब आगे है जिले में आंतरिक विविधताएं। ये हम लोग का सिलेबस में दिया गया है, जिलों में आंतरिक विविधताएं, तो इसको देखते हैं। तो झारखंड में शहरीकरण के पैटर्न में अंतर जिला असमानता है। एक तरफ कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर शहरीकरण का स्तर काफ़ी ऊँचा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ जिले में शहरीकरण का स्तर निम्न है, जैसे कि बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, रांची हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया। ये सब में काफ़ी तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन वहीं पे गोड्डा, चतरा, लातेहार, इन सारे जगहों पर शहरीकरण उतना तेज़ी से नहीं हो पा रहा बाकी जिले की तुलना में। तो 2001 की जनगणना में सबसे अधिक शहरी आबादी का अनुपात का जिला पूर्वी सिंहभूम, फिर धनबाद, फिर बोकारो, रांची आदि थे। और इन जिलों में शहरीकरण का स्तर उच्च होने के कारण उद्योगों का उच्च संकेंद्रण था, यानी कि मुख्य रूप से जितने भी उद्योग लग रहे थे इन्हीं क्षेत्र में लग रहे थे। इसी के परिणाम था कि इन जगहों में शहरीकरण सबसे तेज़ी से हो रहा था। जबकि निम्न शहरीकरण का स्तर के जिले में गोड्डा हो गया हम लोग का, पाकुड़ हो गया हम लोग का, फिर चतरा हो गया, गुमला हो गया, पलामू हो गया, ये सारे जिले आते हैं। इन जिलों में किसी भी प्रकार का कोई भी उद्योग नहीं है और इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही आश्रित है। 2011 की जनगणना में सबसे अधिक शहरीकरण जनसंख्या का अनुपात के जिले में धनबाद आता है, इसके बाद पूर्वी सिंहभूम, जबकि 2001 की जनगणना में पूर्वी सिंहभूम पहले था, उसके बाद धनबाद। तो 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर बोकारो, फिर रामगढ़ आ गया और उसके बाद रांची आता है। जबकि सबसे कम शहरी आबादी के अनुपात का जिला गोड्डा हो गया, फिर गढ़वा हो जाएगा, चतरा हो जाएगा, गुमला हो जाएगा और दुमका हो जाएगा। अब है निरपेक्ष जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या का जिला धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, रामगढ़ आदि है, जबकि सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला सिमडेगा, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, चतरा आदि आ जाते हैं। अर्थात धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां जैसे जिले में शहरी जनसंख्या का सबसे अधिक संकेंद्रण है। और यहाँ यह जानना आवश्यक है कि झारखंड के अधिकांश भागों में शहरीकरण न होकर शहरी वृद्धि है। और 2011 की जनगणना में जनगणना शहरों सहित 228 केंद्रों को शहरी क्षेत्र के रूप में पहचान की गई,
2001 की जनगणना में 152 केंद्र थे। 2001 की जनगणना में 1 लाख से अधिक की आबादी के 9 शहर और 10 लाख से अधिक आबादी के 2 शहर थे। यानी कि 2001 में जब जनगणना हुआ था तो वहाँ पे 1 लाख से अधिक की आबादी वाले 9 शहर थे, यानी कि 9 ऐसे शहर थे जहाँ पर 1 लाख से अधिक आबादी रहते हैं, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले 2 शहर थे। वहीं 2011 की जनगणना में 10 लाख से अधिक की आबादी के 2 शहर धनबाद और रांची है, जबकि 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों की संख्या 8 हो गई है। और इसमें जमशेदपुर, बोकारो, मानगो, देवघर, हजारीबाग, चास, आदित्यपुर और गिरिडीह शामिल है। इसी के साथ हम लोग का सेक्शन डी इकोनॉमिक्स यानी कि पेपर 5 में सेक्शन डी का पहला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और जिनको भी पीडीएफ लेना है वो ले लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होने की हो जाएगी इसके प्राइस को इंक्रीज किया जाएगा, तो जितना जल्दी होगा आप लोग पीडीएफ को परचेज कर लीजिए। और आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।